geography.in को सब्सक्राइब करें तथा चैनल के सभी अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार मित्रों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाए इस पर हमारी बातचीत हुई और मुझे पूरी आशा है कि आपको इससे सहायता प्राप्त हुई है। आपके की जो टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं उससे भी यह पता चला है। हमारा चैनल इस बात के लिए मुझसे आग्रह किया गया कि रेखांकित अंश तो बहुत आवश्यक था ही, सारांश और शीर्षक पर भी कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग सारांश और गद्यांश का शीर्षक किस प्रकार लिखें इस पर कुछ बातें करेंगे। अब मेरी यह अपेक्षा है कि आपको परीक्षा में इसका फ़ायदा प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से हम लोग शीर्षक लिख देते हैं और सारांश के नाम पर कुछ भी सारांश लिख लेते हैं, तो एक सार्थक और सटीक सारांश आपके लिए बेहद अंकदायी सिद्ध हो सकता है। कहते भी हैं कि सार सार गह लिहो थोथा दिहो उड़ाए। हंस के स्वभाव की तरह नीर छीर विवेक। पता नहीं दूध पानी अलग कैसे होता है, लेकिन यह माना जाता है कि हंस जो है पानी और दूध को अलग कर देता है। तो उसी विवेक का परीक्षण आपसे इस खंड में मांगा जाता है। तो हम देखते हैं, कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी गद्यांश का शीर्षक लिखा जाए और कैसे उसका एक अच्छा सारांश लिखा जाए। तो जब भी आप कोई कविता, कहानी, उपन्यास या कोई भी साहित्यिक ऐसी रचना पढ़ते होंगे तो एक शीर्षक आपको अवश्य प्राप्त होता होगा। तो कभी आपने मन में सोचा कि शीर्षक क्यों लिखा जाता है? परीक्षा में जब आप शीर्षक लिख रहे होते हैं किसी प्रश्न का उत्तर या गद्यांश का, जिन लोगों ने पहले परीक्षा दी है उन्हें तो लिखना ही पड़ा होगा। जो पहली बार भी लिखने जा रहे होंगे तो उन्हें बता दूं कि आपको एक गद्यांश का शीर्षक भी लिखना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि शीर्षक लिखा क्यों जाता है? किसी भी रचना का या किसी गद्य खंड का शीर्षक की मांग आपसे क्यों की जाती है? किसी विषय वस्तु की विचार किया होगा आपने? नहीं विचार किया है तो हो सकता है कुछ लोगों ने विचार नहीं किया, मजबूरन लिखना पड़ गया। ऐसा होता है परीक्षा में। कई बार हम जिन चीज़ों पर विचार नहीं भी करते हैं उन पर भी हमें लिखना होता है। तो अगर आप ध्यान दें, इस विषय पर सोचें आज मेरे साथ कि शीर्षक क्यों लिखा जाता है, तो कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि शीर्षक को पढ़ते ही आपके मन में वो सब कुछ विचार प्रतिविचार सारे कल विकल घूम जाएं, एक साथ घूम जाएं कि आखिर में क्या होना चाहिए। आप तुरंत आपके सामने कई सारी तस्वीरें, कई सारे चेहरे और कई सारे चित्र उस शब्द से संबंधित आ जाएं और फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएं इस विचार प्रक्रिया में, और आपके सामने वो स्थितियां सहज होती चली जाएंगी। तो शीर्षक का एक बहुत बड़ा महत्व यह होता है कि तुरंत आपको जोड़ता है, पूरी सामग्री के साथ कनेक्ट कर देता है एक साथ, एक झटके में। तो शीर्षक अर्थात कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो निरर्थक है। शीर्षक देने का उद्देश्य है। तो एक शीर्षक कैसा होना चाहिए, एक शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए, तो पहला उद्देश्य तो ये था। दूसरा ये है कि एक अच्छा शीर्षक वो होता है जो रचना की विषय वस्तु को, उसके समूचे प्रतिपाद्य को, उसमें बताई गई जो भी चीज़ें हैं उनको समेटे हुए हो, उसमें हर कुछ निहित हो, बस उसको खोलना बाकी हो, हर कुछ उसमें से निकल सकता हो जो कुछ भी आगे विस्तार के तौर पर लिखा गया है। तो शीर्षक ऐसा होता है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। जो भी शीर्षक है उसी में सारा कुछ रचना का मर्म और सार निहित है। तो ये होना चाहिए, शीर्षक का महत्व ये है। तो ठीक है, शीर्षक तो ये होता है, शीर्षक का ये महत्व है, लेकिन सवाल ये है कि सर शीर्षक लिखे कैसे? किसी भी गद्यांश को पढ़ने के बाद हम कैसे उसका शीर्षक लिखें
ये एक प्रक्रिया होती है। सामान्यतः होता यह है कि कोई भी शब्द जो बार बार उस गद्यांश में आता है, हम लोग उसी को शीर्षक लिख देते हैं। यही रहती है प्रवृत्ति हमारी। कोई शब्द जो बार बार आता है, सामान्यतः आप उसी को लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी शब्द की आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसका शीर्षक लिखें। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है पहले बेहतर तरीके से उस गद्य खंड को पढ़ें। जो भी गद्यांश आपके सामने आता है, पहले बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ें, 1 से 2 बार। और जैसा कि मैंने रेखांकित अंशों की व्याख्या पर बताया था कि उसके भाव को समझें, उस विचार प्रणाली को समझें कि वो किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है आपसे। तो पहले उसको आप समझें। जब तक आप उस पूरे गद्य खंड को, पूरे गद्यांश को नहीं समझते हैं, तब तक आप शीर्षक पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझें उस पूरे गद्यांश को। उसके पश्चात आप देखें कि कौन सा शब्द, शब्द खंड या छोटा वाक्य, तीनों हो सकता है, इसीलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। कौन सा शब्द, शब्द का समूह या एक छोटा वाक्य, इतनी चीज़ें शीर्षक हो सकती। कोई भी एक शब्द हो सकता है, 2 शब्दों को मिलाकर के बना हुआ एक सामासिक शब्द हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने वाला कोई एक छोटा वाक्य या सूक्ति भी शीर्षक का कार्य कर सकती है आवश्यकता के अनुसार। तो एक उदाहरण हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस उदाहरण को कि प्रबुद्ध मानव और अन्य प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर है मानव की वह क्षमता जिससे उसने भाषा का विकास किया है। देख पा रहे होंगे आप, भाषा की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि बिना उसके मानव का कोई भी काम सरलता से संभव नहीं है। इस भाषा को वह अनेक तरह से आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाता है। इसलिए जब हम बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा सामान्य भाषा कहलाती है। जब उसका प्रयोग कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखने के लिए करते हैं तो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। और जब हम वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों के बारे में जानने के लिए भाषा को माध्यम बनाते हैं तब उस भाषा को वैज्ञानिक या तकनीकी भाषा कहते हैं। यह परीक्षा में आया हुआ गद्यांश है, तो आप सीधे जुड़ सकें मेरे साथ, इसलिए मैंने इसी गद्यांश को उठाया है। तो आप अगर देख रहे होंगे गद्यांश को, तो एक चीज़ आपने सबसे पहले जो की होगी, जैसा आप देखते हैं कि भाषा शब्द की आवृत्ति हुई है कई बार, तो स्वाभाविक रूप से आपका जो निष्कर्ष होगा कि शीर्षक इसका कुछ भाषा जैसा होना चाहिए। ठीक है, इस गद्यांश में भाषा शामिल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवृत्ति के बाद भी कोई शब्द शीर्षक की योग्यता नहीं रखता है। हालांकि इस गद्यांश में भाषा है, महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि क्या बताया गया है, आप पूरे गद्यांश का अगर विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि जो शुरुआत है गद्य खंड की, उसमें यह बताया गया है कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा ही है जो हमें अलग कर रही है दूसरे प्राणियों से, एक बात ये बताई गई है। और दूसरी बात जो बताई गई है वह ये है कि अलग अलग स्वरूपों में भाषा अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप ग्रहण करती है। आप अगर पूरे गद्यांश का विश्लेषण करें तो 2 बातें ही बताई गई हैं, भाषा है और भाषा का महत्व क्या है। और दूसरी बात क्या बताई गई कि भाषा अपने अलग अलग प्रसंगों में क्या क्या रूप ग्रहण करती, कभी साहित्यिक भाषा हो जाती है, कभी तकनीकी भाषा हो जाती है और कभी सामान्य भाषा होती है। तो सवाल है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो एक तो तय है यहाँ पर कि भाषा तो उसमें शामिल होगी ही। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आप इसमें भाषा की उपयोगिता बताई गई है, उसकी क्यों हमारे लिए खास है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि भाषा के रूप कैसे कैसे हैं, अलग अलग प्रसंगों में किस किस प्रकार का रूप ग्रहण करती है। तो भाषा तो महत्वपूर्ण है ही हमारे लिए, लेकिन आप दूसरी बात की भी देखें कि अलग अलग स्वरूप ग्रहण करती है।
तो ज़्यादातर हिस्से में गद्यांश के भाषा के विविध रूपों के बारे में बताया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि आप भाषा बताएंगे, भाषा और उसका स्वरूप, एक शीर्षक इसका ये बन सकता है। देखिए, इसमें वैयक्तिकता होती है और ऐसा नहीं होता कि कोई शीर्षक बिल्कुल से रिजिड होता है, उसकी प्रभावशीलता पर होती है। तो एक शीर्षक इसका ये चुना जा सकता है, भाषा और उसका स्वरूप। तो जैसे ही आप भाषा कहते हैं तो भाषा में उसका महत्व भी शामिल है। भाषा को हम कहने का अर्थ है कि उसका महत्व भी शामिल है। हम बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण है। तो पहले वाक्य जो कुछ अंश हैं, जो लाइनें हैं, उसकी उपयोगिता जो बताई गई वो भाषा शब्द में निहित है, और बाद वाली चीज़ें जो बताई गई अलग अलग प्रसंगों में भाषा जिस जिस स्वरूप को ग्रहण करती है तो उसके लिए स्वरूप बताना आवश्यक है। तो मेरे विचार से जो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा वह होगा भाषा और उसका स्वरूप, या भाषा का स्वरूप, कुछ ऐसा आप बना सकते हैं। तो यह है। दूसरे नंबर का भी चल सकता है, भाषा और उसका महत्व, ये भी है। अगर कोई ऐसा भी लिखता है तो एकदम से गलत नहीं, लेकिन जो मेरी विचार प्रक्रिया में इसका सटीक शीर्षक भाषा का स्वरूप होना चाहिए, या भाषा और उसका स्वरूप होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से भाषा और स्वरूप, उसका स्वरूप कहने में दोनों बातें आ जाती हैं। भाषा कहने का मतलब ही कि वो महत्वपूर्ण है, और स्वरूप से आप उसके विविध जो अलग अलग रूप ग्रहण कर सकती है वो आप बता सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अभ्यास करके आप बता सकते हैं। एक बात मैं और आपसे बताऊं कि किसी गद्यांश में शीर्षक वो होता है जिस केंद्रीय विषय वस्तु पर सारी पूरे गद्यांश का विस्तार टिका होता है। कई बार आप कोई गद्यांश पढ़ेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में ही उसका उल्लेख मिल जाए, जैसे कि आपने देखा भाषा और उसका स्वरूप। एक और भी आप देख पा रहे होंगे, कुछ और निबंधों में आप देखेंगे गद्यांशों में कि शुरुआत में ही आपको वो शब्द मिल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गद्यांश को पढ़ने के बाद हो सकता है बिल्कुल अंत में जाके आपको उसका शीर्षक मिले। तो दोनों बातें ख्याल रखनी, बहुत जल्दी में आपको ये नहीं कि शुरू में जो मिल रहा है उसी को शीर्षक बना दें। हो सकता है कि आपका शीर्षक एकदम अंत में जाके गद्यांश में निहित हो। मतलब जैसे ऐसा ही होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में हम पूरा परिचय दे दें कि ये वैज्ञानिक हैं, ये विशेषज्ञ हैं, इनको ये सफलता प्राप्त हुई, और अंत में हम उसका नाम बताएं। एक विधि ये होती है परिचय कराने की, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने नाम बता दिया और फिर उनके बारे में परिचय बताना चालू किया। यही होता है गद्यांश में। हो सकता है कि सारी बात कह दी गई हो और अंत में उसका नाम आए कि ये, और या हो सकता है कि नाम देके ही सारी बातें उसके बारे में कही जाएं। तो शीर्षक का चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ शीर्षक को लेके आपको कुछ इससे सहयोग प्राप्त होगा। अब दूसरे मुद्दे पर आ जाएं कि सारांश कैसे लिखा जाए। सार क्या होता है? सार सार गई लियो थोथा दियो उड़ाए। तो बहुत से मुहावरे हैं, थोथा चना बाजे घना, कभी कई मजाक भी लोग कर लेते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे भी आपके हिंदी का एक क्षेत्र है। तो कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो इसका मतलब सार बहुत महत्वपूर्ण है, इसेंस वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे सारांश लिखें? तो सबसे ये प्रक्रिया तो आप प्रारंभ करेंगे ही शीर्षक लिखने के लिए। गद्यांश पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। उसके पश्चात आप सारांश लिखने के लिए जो विधि अपनाएंगे, सारांश का मतलब है कि मूल भाव को, जिस गद्यांश में जो मूल भाव लिखे हुए हैं सिर्फ उसी का आप उल्लेख करें। कई बार जब लेखक या रचनाकार कोई बात लिखता है तो आपको समझाने के लिए अलंकार का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग, किसी दूसरी कथा का प्रयोग कर देगा। एक ही बात को समझाने के लिए उसी बात को दूसरे तरीके से कह देगा, तीसरे प्रकार से कह देगा, ताकि आप तक पहुंच जाएं वो चीज़ें। तो एक गद्यांश ऐसे निर्मित होता, कहीं कामा लगा होगा, कहीं मुहावरे का प्रयोग हुआ, कहीं अलंकारिक भाषा लिखी होगी, एक ही बात होगी, 2 बार उसको कहा होगा उसने। तो ये होता है गद्यांश। ये एक भाव को डेवलप किया जाता है। तो आपको उल्टी प्रक्रिया में चलना है। क्या करना है? मुहावरे हटाने हैं, अलंकारों का प्रयोग हटाना है, भाषा कई बार, अगर 2 बार 3 बार एक ही विचार दोहराया गया तो उसको हटा के एक ही बार लिखना है। तो आप समझ पा रहे होंगे
कि जो अनावश्यक विस्तार की चीज़ें होती हैं उसमें से मूल भाव को ही छांट करके लिख देना है। एक भाव को ही रचनाकार पाठक या श्रोता तक पहुंचाने के लिए दो के अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करता है। कभी उदाहरणों का सहारा ले लेता है, कभी उद्धरण का, कभी किसी के वाक्यों का सहारा ले लेता है। तो जब आप सारांश की प्रक्रिया में जाते हैं, सार को लिखने के, तो उन सब बातों को हटा देते हैं और सीधा सीधा उसके मूल भाव को लिखते हैं। तो इस प्रकार सारांश आप ऐसे लिखेंगे। सारांश और संक्षेपण में अंतर है, ये नहीं कि किसी तरह शॉर्ट करके लिख दिया संक्षेप में, ये गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे पिक्चर में आपने देखा होगा कि अपने किसी एक मूवी में कि एरोप्लेन अचानक क्रैश होने वाला होता है और उसका संपर्क जो है जब कंट्रोल रूम से होता है तो वो लोग बताते हैं विमान में एक लाल बटन लगा है, तो तुरंत उसको दबा देते हैं वो लोग। तो लाल बटन नहीं दबाना है। तो इसका अर्थ यही है कि आप जो भी गद्यांश लिख रहे हैं तो उसमें मूल भाव को ही लिखना है केवल, और जो उसके अलंकार या भाषा के जो चिन्ह हैं उनको हटा देना है और मूल भावों को सीधे सीधे लिखना है। ये नहीं कि केवल आप संक्षिप्त कर दें, उसको शॉर्ट कर दें किसी तरह, पूरे गद्यांश में चुन चुन के जो है कुछ लाइनें और पंक्तियाँ लिख दें। ये सारांश नहीं होता है। सारांश का मतलब जितने मूल भाव हों, तो आप एक खंड में हो सकता है एक मूल भाव हो, थोड़ा दूर आगे पढ़ें फिर दूसरा मूल भाव आ जाए, तो उन मूल भावों को छांट छांट करके लिख लेना है और इस प्रकार सारांश तक पहुंचना है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। जिस उदाहरण पर हमने बात की कि प्रबुद्ध मानव और अन्य प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर है मानव की वह क्षमता जिसमें उसने भाषा का विकास किया है। भाषा की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि बिना उसके मानव की का कोई भी काम सरलता से संभव नहीं है। इस भाषा को वह अनेक तरह से आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाता है। इसीलिए जब हम बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा सामान्य भाषा कहलाती है। तो आप इसमें देखिए कि क्या बताया गया है कि मानव और अन्य प्राणियों में अंतर क्या है। एक विचार यह व्यक्त किया गया है और उस विचार में बताया कि मानव और अन्य प्राणियों में अंतर करने वाला सबसे बड़ा आधार है भाषा। तो आप इसे एक ऐसा लिख लें। फिर दूसरी बात यह बताई है कि भाषा अनेक रूपों में प्रयुक्त होती है। तो आप सीधे सीधे लिख लें कि भाषा साहित्य, सामान्य जीवन और दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। तो इतने से आपका सारांश हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रक्रिया पर पहुँचें। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। एथिक्स पर जो आपको का सुझाव प्राप्त हुआ है तो हम लोग उन क्लासेज पर बातचीत कर रहे हैं। न्यूनतम शुल्क जो चैनल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस नंबर पे, और पूरी तैयारी है। तो आप लोग उसके लिए अपने सुझाव दें और उस ग्रुप में अपने नंबर्स को प्रेषित करें, संपर्क में रहें। शीघ्र ही यह कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।